दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम हरियाणा का जो एचटेट का एग्जाम हुआ है टीजीटी का, उसको हम सोल्व करेंगे और उसके कॉमन पार्ट को देखेंगे और उसके बाद उसके सब्जेक्ट को देखेंगे। ये एसएसटी का पेपर है, लेकिन कॉमन पेपर टीजीटी का सबका बराबर रहा है, कोड वाइज आपको देखना है। तो उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे ताकि आप लोगों को आंसर मिल जाए। काफी सारे बच्चों को अलग अलग सोर्सेज से आंसर की मिली है। सबको ने आंसर को मिला भी लिया होगा और देख भी लिया होगा उनके कितने नंबर आ रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जितने बच्चों को आंसर की मिली है, वो अपने आंसर कीज़ के हिसाब से एनालिसिस करें और आने वाले रिजल्ट का वेट करें। लेकिन एक आंसर की हम भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि सत्यता और वेरिफिकेशन की दौड़ में आप लोग सही साबित हों। वेरिफिकेशन के आधार पर वेरिफाइड आंसर की मिलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आज आप मिला के बैठे हो, कल एस्टेट की आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा तो फिर बोलोगे सर इतने आ रहे थे आज कम क्यों आए, आज या ज्यादा क्यों आए। तो आज हम आपको ऐसी आंसर की दे रहे हैं जिसके बाद आपको बोर्ड की आंसर की के लिए भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कंप्लीट रूप से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज हम फैक्ट और तथ्यों के आधार पर पूरे पेपर को सोल्व करेंगे। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है कि आवाज को थोड़ा समझने में दिक्कत हो, बट हम विल विल ट्राई अवर बेस्ट। ठीक है। स्टडी पोर्टल ऑल ओवर इंडिया में हर प्रकार के एग्जाम के लिए आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाता है। ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी टेट है, एच टेट है, यूपी टेट है, डीएसएसपी है, केवीएस है, या फिर कोई और एग्जाम टीचिंग का, तो उसके लिए आप लोगों को सबको सेवाएं प्रोवाइड यहाँ करवाई जाती हैं। उसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि वी आर ऑलवेज फॉर द हेल्प ऑफ एवरी स्टूडेंट सो दैट यू कैन क्रैक योर अपकमिंग एग्जाम। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम अपने आप को खुद नसीब समझेंगे कि आप लोगों की मदद कर पाए और आपने जो सपना देखा एक अच्छी सरकारी नौकरी का, वो आपका पूरा हो जाए। तो आज हम इसी के साथ साथ आपका जो पेपर है उसकी पूरी की पूरी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। कोशिश करेंगे साथ साथ में डिस्कस भी करना, लेकिन इसमें दोनों समस्याएं बच्चों की होती हैं। कुछ कहते हैं कि सर ज्यादा एक्सप्लेन मत किया करो वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, हमें आंसर देखने हैं। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि उन्हें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे। थोड़ी-थोड़ी बातचीत करके इसको हमको लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात जहाँ तक है, तो पहले आप लोगों का जो 150 नंबर का पेपर है, उसमें पहला पोर्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नाटकीय खेल के बारे में निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? इसने सही है नहीं पूछा है, इसने नहीं पूछा है। यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, यह स्वांग रचना खेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, ये तीनों ठीक हैं। तो इसका मतलब सही कौन-सा नहीं है? 4th नंबर जो इसमें सही नहीं, ये इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, गणितीय गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है। किसका प्रकार है? ये यहाँ पूछा गया है। ये अधिगम अक्षमता का प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन-सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? ब्रोका के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? ये मस्तिष्क से बाएँ फ्रंटल लोब में स्थित होता है, ये तो सही है। या व्याकरण संबंधी प्रक्रिया, ये गलत हो जाएगा। व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में यह कोई मदद नहीं करता, कोई लेना-देना उसका इससे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है? यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इज़ नॉट ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, नहीं है। यानी किसने व्यक्ति ने कहा था, किसका स्टेटमेंट है और कौन से समुदाय का है ये? एक प्रकार से कैटेगरी वाइज़ इन लोगों को बाँटा गया है। जो व्यक्ति थे, कुछ व्यवहारवाद के थे, कुछ उत्तर व्यवहारवाद के थे, कुछ संज्ञात्मक डेवलपमेंट मानते थे, कुछ सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलते थे, तो कुछ आपके इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के लोग भी थे। तो यहाँ आपका जो आंसर होना चाहिए, वो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चौथे का आंसर आपका 4th ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, यह कथन कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो इसके अकॉर्डिंग जो व्याख्या रहेगी वो बिहेवियरिस्टिक व्यूज की रहेगी, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की ये व्याख्या स्टिक बैठती है। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नवजात शिशु यानी एक न्यूबॉर्न जो बेबी है उसका रिफ्लेक्सेस इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर 1, आंख झपकाना। जब बच्चा नवजात शिशु होता है तो आंखें तो झपकाता है, चूसने का काम भी करता है,
तैरने का काम भी पाँव लगा कर के करता है, कार चलाना इसमें नहीं होगा, अगर नवजात शिशु कार चलाएगा तो बड़े क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये आपका नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? देखो ज़्यादातर क्वेश्चन है कौन-सा नहीं है और बच्चे है के अनुसार हिसाब से आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ देख लिए कि क्वेश्चन को नेगेटिव पूछा गया है या पॉजिटिव पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? कौन-सा सही नहीं है? नंबर 1 खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ-साथ कम होती जाती है। यही गड़बड़ लग रहा है क्योंकि खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ तो बढ़ेगी ना, कम थोड़ी होगी। तो ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत थ्री स्ट्रेटम थ्योरी जो आपकी इंटेलिजेंसी की होती है उसके बारे में कहा गया कि ये कथन किस व्यक्ति का है या फिर ये सिद्धांत ही कंप्लीट रूप से जो थ्योरी है थ्री स्ट्रेटम थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंसी की किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। तो यहाँ आपका आंसर पियाजे बीने कैरोल कैटल कैरोल इसका आंसर रहेगा। कैरोल के द्वारा थ्री स्ट्रेटम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 4 वर्ष की बीनी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता-पिता एक नए बच्चे को लेकर घर आए। यह निम्नांकित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में आपको पश्चगमन का सिद्धांत नजर आता है, उसका एक एग्जाम्पल रहेगा जिसकी वजह से बच्चे के मन में एक अजीब प्रकार की भावना पैदा होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य है नहीं पूछा, फिर इसने पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलंटरी बिहेवियर यही गलत हो जाएगा इसमें, ये होता ही नहीं, ये संबंधित होता है बल्कि, ठीक है? तो इसमें गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 10 के बाद अब चलते हैं 11वें पे। यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं, किस चीज का उदाहरण है? यह जानना कि साइकिल कैसे चलाया जाए, किस चीज का उदाहरण है, ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज है। इसे प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तो वह किस चीज का प्रयोग कर रहा है या फिर वह क्या प्रयोग कर रहा है? तो ये दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें प्रोसीड्यूरल मेमोरी के बारे में बताया गया है। बच्चा अपनी प्रक्रियात्मक जो याददाश्त है, जो स्मृति है, जो मेमोरी है, उसको दिखाने का प्रयोग कर रहा है, उसी को यूज करके आपको सब कुछ बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सर्जनात्मक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि और प्रायोगिक बुद्धि। इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हालांकि ये आंसर क्लियर हो चुका है क्योंकि विश्लेषणात्मक तो होती है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी होती है, क्रिएटिव भी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस थोड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ गलत हो जाए, इसमें ये आपका आंसर ठीक रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है। यह किस चीज का उदाहरण है? यह किस चीज का उदाहरण है? तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का होगा, सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत होगा। यानी जैसे ही जब तक आप सीट बेल्ट नहीं बांधोगे वो बजता रहता है। जैसे ही आपने बांधा तो उसने कहा कि बस अब ऑल इज वेल, अब सब ठीक है, पॉजिटिव है, अब आप चलिए। यानी अब आपको कोई समस्या नहीं है। यानी अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपको इंटेलेक्चुअल एंगल से सोचने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा या तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम मुझे पढ़ाओ, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है जैसा कि पियाजे ने बताया है। पियाजे ने इसको कौन सी नैतिकता में रखा है? उसने इसको सहयोग की नैतिकता का आरंभ के बारे में रखा है। उसने कहा कि सहयोग का आरंभ कैसे होगा? तुम मेरा काम करो, मैं तेरा करूंगा। यानी इससे एक कोऑपरेशन की जो स्टार्टिंग है, बेसिक मोरल कोऑपरेशन वो स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ 16 मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर दिया था परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को क्या कहा जाता है? यानी उस मीता ने उसको जो खिलौने जैसे बच्चों को आमतौर पर डराया जाता है, सांप वाला खिलौने जो बच्ची देखती थी, उसने धीरे-धीरे करके उसको पकड़ा, खेली उससे, वो डर खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर उसको वो डर वापस आया। भय के इस प्रकार की वापसी को
क्या कहा जाता है? या इस प्रकार का जो भय का जो रिटर्न होता है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप किस स्थिति में रखेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप थोड़ा-सा समझदारी के साथ काम लेंगे और इसको एनालिसिस बेस के ऊपर सोचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा, वो रहेगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी स्वतः पुनरावृत्ति रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पूछा, सही है नहीं, सही नहीं है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, ये तो होता ही है। बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल। यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता, ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। ये भी ठीक रहेगा। यह उन कार्य, इसका मतलब ये आपका ऑटोमेटिकली बिना पढ़े ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले सारे ठीक नजर आ रहे हैं। यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? फिर ध्यान रखें, नहीं आता है पूछा। कौन सा विकल्प जो नहीं आता है? सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक हो गया। सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, अगर सीखोगे तो भूमिका का निर्वाह भी करोगे और अभिव्यक्ति का विकास भी करोगे। तो इसका मतलब आत्म केंद्रित व्यवहार जो है, वो ये तो सेल्फ सेंटर्ड हो गया ना, और हम तो यहाँ सोशल व्यवहार की बात कर रहे थे, तो ये इसमें आपका फोर्थ आंसर रहेगा, यहाँ पे आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ अगर आप देखोगे, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए हम किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा, उसे हम सकारात्मक नहीं कहेंगे। अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए हम अप्रिय उद्दीपक अपनाते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव की बजाय ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुक्त होता है। यह किस चीज का संकेत है? यह किस चीज का संकेत है? पूर्वलौकिक नैतिकता का, पश्चलौकिक नैतिकता का, लौकिक नैतिकता का, या नैतिकता का सापेक्षिक? यानी ये कन्वेंशनल मोरालिटी है, ये लौकिक नैतिकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ब्रान फ्रेन ब्रान फ्रेन ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो इकोलॉजिकल थ्योरी उनकी रही है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, उनके अनुसार माता पिता के कार्य स्थल निम्नलिखित में से किस तंत्र में समाहित होते हैं? कौन से तंत्र में समाहित होते हैं? तो उसका आंसर रहेगा आपका एक्सो तंत्र। ब्रान फेनब्रेनर के अकॉर्डिंग, तो उसका जो थ्योरी था, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग माता पिता का कार्यस्थल इको एक्सो तंत्र के अकॉर्डिंग या एक्सो सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर इसने पूछा, यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले पूछे हैं, बच्चे हाँ वाला आंसर देने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बौद्धिक अक्षमता तथा अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है, ये तो ठीक है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए, ठीक है। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है, बिल्कुल नहीं। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा इसके अनुसार, और ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप किस नाम में रखेंगे, किस कैटेगरी के अनुसार उसको बुलाएंगे? तो यहाँ योगात्मक आकलन, देखें दोनों ध्यान से, आकलन तो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है, वो तो रचनात्मक आकलन होगा आपका, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सावलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? ऑटिज्म को सबसे पहले डिस्क्राइब किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लियो कैनर के द्वारा। बी यहाँ आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। ये विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? यह कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर जो प्रवृत्ति है, आपका दूसरा ऑप्शन इसमें रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय द पियाजे? तो इसमें सम्मिलन, आत्म सातीकरण, अनुकूलन, या फिर आपका शेपिंग? यहां पर आपका आंसर मेरे हिसाब से शेपिंग रहना चाहिए, फोर्थ आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? कौन सी बुद्धि नहीं है? संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंध नहीं? विलोपन, स्वतः पुनर्प्राप्ति, शेपिंग या उद्दीपक विभेदन। यहाँ उद्दीपक विभेदन आपका आंसर रहेगा, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपथपियां थपकियां देती है। जल्दी वे देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है, वह सक्रिय होकर चूसने संबंधित गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या करता है। किस चीज की सर्वोत्तम व्याख्या करेगा ये? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंध का, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग कहेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 30, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। किस वजह से? संवेदिक गामक अवस्था की वजह से। ये क्वेश्चन आपका यहां रहेगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। हिंदी और अंग्रेजी के जो लैंग्वेज के रिलेटेड पर्सन होते हैं, आपको पता ही था ये कि 30 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आएगा, 15-15 नंबर की आपकी लैंग्वेज दोनों आएंगे, हिंदी और इंग्लिश। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आपके हिंदी के पोर्शन को रखा गया है। असंगत कथन छांटना है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दिशा, यही आपका असंगत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम पदबंध का प्रयोग किसमें हुआ है? मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा सानिध्य की उष्मा पहचाने, राम ने लंका के ततारी राक्षस राज रावण को मार डाला, 5वीं मंजिल से गिरा मरेगा नहीं तो क्या जिंदा रहेगा? ये रहेगा आपका सर्वनाम पदबंध। पूरे के पूरे पदबंध को सर्वनाम के अंदर कैडर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अशुद्धि वाला विकल्प आपको चुनना है। मद उन्मत्त, विद्युत मुख, तत्उपरांत और सट आयतन। तो यहां आपका आंसर दूसरा रहेगा, ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम चलते 34 पे। किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? वाक चातुर्य, तीर्थाटन, मीनकेतु, अरण्योरदन, यही इसमें ठीक रहेगा, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है आपने। तत्सम तद्भव के आधार के ऊपर की नजर से आपको असंगत विकल्प देखना, इसमें कौन सा असंगत विकल्प रहेगा? वार्ताक व्यंगन, लोहमसा लोमड़ी, मस्तक माथा, संठिका सोंठ, ये आपका गलत रह जाएगा, इसमें ये आंसर ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनना है। वार्तनिक की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा होगा? विद्वता, गीतांजलि, पक्षीगण, स्वामी भक्त, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 36वां रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किसमें? तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, ये रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है? गरुड़ का पर्याय किस में नहीं है? अहिभोजी, वैंतेय, हैरंब या खग नाथ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको इस क्वेश्चन में कंसेप्ट दो चीजों के ऊपर ज्यादातर बच्चे इसमें आंसर ज्यादातर दे रहे थे, बट यहाँ इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो सी रहेगा, हैरंब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्योवर शब्द में संधि बतानी है। व्योवर शब्द में कौन सी संधि रहेगी? तो इसमें जो संधि रहेगी वो वर्ग में, वो विसर्ग संधि रहेगी। किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ? सारपों में, सहगामिनी में, पुनरुद्धार में या फिर समाधि में? तो समाधि में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। अशुद्ध वाक्य सुनना है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है। मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं, तो यही आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर तुम्हारा भला करे, इसी में इच्छार्थ वृत्ति है। इच्छार्थ वृत्ति इसी के अंदर दी गई है, ईश्वर तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें मेरी उम्र और लगा दे। ठीक है, इस टाइप के जो है वो इच्छार्थ वृत्ति के प्रयोग के शब्द होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से भाववाच्य चुनना है आपने, इनमें से भाववाच्य चुनना है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, कुत्ता सारी रात भौंकता है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये भाववाच्य शब्द को बताता है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा पीडीएफ में थोड़ा सा आगे चले गए हम लोग, आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44, निम्न में से संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? हिंदीकरण में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंकित करना है आपको। वह दिन भर लिखता रहा, इस वाक्य में जो प्रयोग किया गया क्रिया विशेषण है उसका भेद आपको इंगित करना है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण आपका माना जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एक लैंग्वेज हिंदी पूरी हुई, अब आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन। 15 क्वेश्चन इसके हैं। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, आपको वो वर्ड चूज करना है जो सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा डिस्टिंग्रेशन, डिस्टिंग्रेशन, ये आपका यहाँ पे ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सही शब्द इस एक्सप्रेशन के लिए आपको यूज करना है। वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट्स, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट कंजक्शन, कंजक्शन लिंकर कनेक्टर कंजक्शन को आपको यहाँ फिल करना है। ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड खालिस्तान दे आर नोन, तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो अनलेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, ही वोर ए टर्बन मेड ऑफ सिल्क, द अंडरलाइन वर्ड आर, इसका आपको इसके बारे में आपको यहाँ बताना है, मेड ऑफ सिल्क, तो ये क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या नाउन फ्रेज है? तो यहां आपका आंसर होना चाहिए ये एडवर्ब फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50, देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट, तो द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपको बताना है लुकिंग इनटू। तो लुकिंग इनटू का जो मतलब रहेगा, पुलिस क्या करेगी? द पुलिस आर लुकिंग इनटू, पुलिस इस मैटर को, देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में यहाँ एक रहस्य है, एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट, और पुलिस इसके अंदर देख रही है, इसका मतलब पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी, तो इसका मतलब टू इन्वेस्टिगेट इसमें आपका आंसर रहेगा। सेंटेंस को आप अंडरस्टैंड करके भी आंसर दे सकते हो कुछ क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 51, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन, आपने प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन देखेंगे, वी स्टेड खालिस्तान मुंबई फॉर 5 डेज, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चनों को सोल्व कर भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए रहे, इसका आंसर रहेगा 52, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, या फिर पार्टिसिपल, ये आपका पार्टिसिपल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, fill in the blank with correct option, I have not heard the खालिस्तान न्यूज, क्या नहीं सुना आपने? द लेटेस्ट न्यूज। 53, अब चलते हैं 54 की तरफ। 54, 54 में आपका जो आंसर रहेगा, ये ऐसा खाली पेज आ गया, इसमें स्कैन करवाते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2 पेज खाली आ गए आई थिंक, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। यस, वी आर ऑन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक, यहाँ आपको मॉडल चूज करना है, कौन सा इसमें आपका आंसर ठीक रहना चाहिए। व्हेन आई वाज यंग आई खालिस्तान क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, जब मैं जवान था तो जंगल में किसी भी वृक्ष पर चढ़ जाया करता था। पास्ट का वर्णन है, अगर आगे का वर्णन होता सकता, सकता हूं, अभी अगर सकता हूं तो कैन, और अगर पास्ट में अगर सकता है तो फिर could, कैन का पास्ट could। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन, यहां पर आपको प्रीपोजिशन को फिल करना है। वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव खालिस्तान द कंट्री ऑन एट 4, नहीं रहेगा इसमें, यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको यहाँ चूज करना है। ही इज खालिस्तान हिज ग्लासेज, ही इज लुक फॉर, ही इज लुक, ही इज लुकिंग फॉर, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेज, वो अपने चश्मों को देख रहा है।
तो आपका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, choose the correct answer from the option below. I took it home with me, he said. तो इसमें she just look it home, she said she had taken it home with her, she said he would take it home, she said she will take it home with her. तो यहाँ आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58, choose the correct passive construction for the given sentences. They were carrying the injured player off the field. The injured player was being carried off the field. यही इसमें आपका आंसर ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फॉर द ऑप्शन बेलो। करेक्ट वर्ब देखना है, द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन, मूव मूड मूव्स, ये रहेगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, दे अराइव्ड सून आफ्टर। द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज, किस रूप में यूज किया गया है? एडवर्ब के रूप में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। आपका जो जीएस का पोर्शन है जिसमें 10 नंबर का मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 की हरियाणा जीके का जिक्र किया गया है। तो यहाँ आप लोगों को मैं आंसर टिक करवा देता हूं ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर रहेगा आपका तीसरा। हालांकि इनकी पूजा मैम ने आपको अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दी होगी शायद अभी तक, वो आप देख सकते हैं चैनल पे इसके। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2। इसे आप अच्छे से मैच कर सकते हैं अपनी कॉपीज में। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद हम चलते हैं 65 की तरफ। 65 में जो आपका आंसर है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में कितने 6 ऐसे हैं कि प्रत्येक के ठीक पहले 1 या 5 आते हों तथा ठीक बाद में 3 या 9 आते हों। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, आपका आंसर इसमें 3 रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 60 यानी फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, 68 का आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 69, 69 का जो आपका आंसर होगा वो आपका ए रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 30। 30वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी यानी 3, 23। क्वेश्चन नंबर 71, दादा नाना। क्वेश्चन नंबर 72, 72 का आंसर रहेगा आपका 1 यानी 201। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रहेगा आपका 35 लीटर यानी 2। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 3 नंबर पे यानी 2 ऑप्शन आंसर रहेगा, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, 75 के क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा यहाँ फोर्थ यानी 548, 548 इसमें आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। 76 का आंसर रहेगा आपका फोर्थ। 77 का जो आपका आंसर होगा वो रहेगा थर्ड। 78, 78वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 2। 79वां क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ। 80 क्वेश्चन जो है उसको असंगत को ज्ञात करना है आपने, फाइंड आउट द ओड वन आपको चूज करना है। तो यहां आपका आंसर रहेगा 3। अब आगे के जो क्वेश्चन है आपके वो हरियाणा जीको को लेकर के हैं। अलग सी वीडियो भी मैं इनकी अपलोड कर चुका हूं और यहां भी बता देता हूं। वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, आपका आंसर होगा मोहम्मद जफर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, हुसैनी मोहम्मद जफर नाम था। वहाबी आंदोलन के हरियाणा के बड़े नेता थे, थानेसर की जिम्मेदारी दी गई थी। 1864 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, करनाल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा फांसी दी गई बाद में, जिससे वहाबी आंदोलन हरियाणा में लगभग समाप्त होने को हो गया था। क्वेश्चन नंबर 82, 82 का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ये वाला 2 वाला। इसके अकॉर्डिंग आप इनको मैच कर सकते हो। ए को आप मैच कर सकते हो 2 के साथ, बी को कर सकते हो आप 1 के साथ, सी को कर सकते हो आप लोग 4 के साथ और डी को कर सकते हैं आप लोग थर्ड के साथ। ये आपका इसमें आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 83, झज्जर जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? झज्जर जिले में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। हरियाणा में कुल कितनी झीलें हैं? 93 सरकारी आंकड़े बताते हैं। ऐसी हैं, सॉरी झील का तो अलग ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा में एक क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में भड़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आया। आपका आंसर रेवाड़ी आएगा। ये तीनों हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि NH1 की बेल्ट नहीं है। रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी, अलवर का क्षेत्र माना जाता है और ये काफ़ी फ़ेमस रहा है। इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक राज करा। रेवाड़ी के पास भड़वास गाँव के अंदर इनका सीट ऑफ पावर हुआ करता था, वहीं से पूरा राज्य चलाते थे। इसके बाद यहाँ प्रतिहार वंश का राज्य हुआ। लाला मुरलीधर के बारे में कथन बताना है। अम्बाड़ा में वकालत की, बिल्कुल। मुंबई में प्रायोजित आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो 4th रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, केएमपी एक्सप्रेस मार्ग के बारे में कथन बताना है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल। केएमपी एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा, दोनों सत्य हैं। 4th आंसर रहेगा। 88, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता? किसने? मनजीत सिंह ने जीता था। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पिंजौर आंसर रहेगा। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या? मेवात, जिसका नाम बदल करके नूह रख दिया गया है। तो ये था आपका टीजीटी का जनरल पेपर, कॉमन पेपर। टीजीटी एसएसटी का जो मेन पेपर है वो आपके लिए थोड़ी सी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। गला थोड़ा खराब है, लंबी वीडियो बनाने में थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करके आपको एक और वीडियो दे दी जाएगी ताकि एसएसटी वाले बच्चे अपने आंसर को एनालिसिस कर सकें। बस मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों ने आंसर को ठीक से देखा है, समझा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। जो लोग डिसलाइक करके चले गए बीच में दूसरे चैनल वाले, उनका बदला आप लोग यहाँ लाइक करके लेंगे। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।